नमस्ते। हाँ सर, सभी की तरफ से नमस्ते आपको, अपूर्वानंद सर के लिए। नमस्कार अमित जी, जी सर। सारे लोगों को मेरा नमस्कार। जी सत्र को ओपन करता हूं कि पहले 3-4 सवाल हो जाए और फिर अपूर्वानंद सर अपनी बातचीत शुरू कर सके। शंभूनाथ सर, आपका सवाल है कोई? हाँ, तो आप अपने सवाल से शुरू कर लीजिए। क्या पूर्वानंद सर सुन रहे हैं मेरी बात? नहीं, अमित शायद वो लेफ्ट हो गए हैं किसी वजह से। हाँ हाँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि हाँ, अब आ गई, पूर्वानंद आ सर। गई। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, सुन रहे अच्छा हाँ हैं। सर। सर नमस्कार, मैं शंभुनाथ तिवारी। जी सर। कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत किया। उसके खिलाफ आंदोलन चला मुसलमानों का, जिसमें गांधी जी ने हिंदुस्तान में उसकी सक्रिय भागीदारी की और एक खिलाफत मूवमेंट चलाया। और उसका प्रचार यहाँ यूं हुआ कि जैसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। बहुसंख्यक हिंदुओं ने भी उस मूवमेंट में साथ दिया और यहाँ लोगों ने उसका ये मतलब निकाला जैसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। फिर आगे चल करके भी देखा जाए तो जैसे एक हमारे भजन में ईश्वर के साथ अल्लाह का नाम जोड़ना, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो भारत का विभाजन हुआ या जो आज सांप्रदायिकता के एक रूप हमारे सामने दिख रहा, 47 में दिखा, उसकी नींव उसी समय रख दी गई थी? क्या गांधी जी की ये गलती नहीं थी? खिलाफत मूवमेंट जब खलीफा का अंत किया कमाल पाशा ने, तो एक प्रगतिवादी कदम था और उसका विरोध करना, क्या यह गांधी जी का कदम प्रतिगामी नहीं था? थैंक यू सर, यही सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये है शंभूनाथ सर का कि वो एक तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं। अच्छा, दूसरा सर कोई सवाल? दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ। जी। जो राम राज्य की कल्पना गांधी जी के नाम पे की जाती है कि गांधी जी ने राम राज्य की वकालत की, तो ये राम राज्य का स्वरूप क्या है? ये एक राजनीतिक उद्देश्य है या कोई शासन व्यवस्था है? अगर राम राज्य लागू करने की कोई बात करता है तो उसका क्या अर्थ है? क्या वो लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक है, या उसका क्या स्वरूप है? क्या शासन व्यवस्था राम राज्य के अंतर्गत स्थापित की जानी है? इसके बारे में स्पष्ट अगर वक्तव्य आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, राम राज्य की गांधी की संकल्पना पे सर चाहते हैं कि स्पष्टीकरण रहे सरकार। मनोज जी अपना माइक म्यूट कर लें। मनोज जी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। हाँ नमस्कार सर, मैं विजय राम हूँ, गाजियाबाद से अभी बोल रहा हूँ। मैं अपूर्वा साहब से ये जानना चाहूँगा कि कम्युनल अवार्ड पर बहुत सारी भ्रांतियाँ गांधी जी और बाबा साहब के बीच में आती हैं। अगर इस पर कुछ अपना स्पष्ट राय दे सकें ताकि इनके विचारों को अच्छे से समझा जा सके। जी थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं सूर्य नारायण मिश्रा बोल रहा हूं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सूर्य जी, आवाज आ रही है आपकी। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो ट्रुथ का कंसेप्ट है गांधी जी का, वो एक केवल एक लॉजिकल कैटेगरी है या ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी भी है? और अगर दोनों है तो उसका कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे दोनों है? ठीक है, और कोई प्रश्न? बात शुरू कर सकते हैं और प्रश्न आते रहेंगे। जी सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अमित जी और हॉलैंड हॉल से जुड़े हुए
भी वहाँ के रहने वाले थे, अलग अलग सत्रों के निवास। इस विचार क्रम की शुरुआत चर्चा से लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। विचार विमर्श हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और विचार विमर्श के लिए ऐसा माहौल बहुत ज़रूरी है जिसमें हम दोनों अगर आप लोगों का में जिनका भी माइक्रोफोन ऑन है, एक बार आप ध्यान दे लें। शायद कई लोग मोबाइल से हैं, कई लोग लैपटॉप से होंगे, तो अगर आप अपना माइक म्यूट कर देंगे तो सुनाई पड़ेगा, क्योंकि शोर हो रहा है, पीछे आवाजें हैं। बुद्धि सागर जी का ऑन था, आपका भी ऑन है। शंभुनाथ जी, आपका भी माइक्रोफोन ऑन है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ जी ऑफ करने का, मैं बहुत ज्यादा। हाँ, हम सब लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन वो असल में पीछे से आवाजें आती रहती हैं तो गूंजता रहता है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं जी। तो वहां एक माइक का सिंबल होगा सर, उसी पे क्लिक कर दीजिए। और चर्चा की इस संवाद की शुरुआत करने के लिए शायद गांधी से बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता था, साधन नहीं हो सकता था, क्योंकि गांधी अगर किसी एक चीज की प्रतीक हैं तो वे संवाद के हैं। संवाद का अर्थ यह होता है कि हम एक दूसरे को सुनने को प्रस्तुत रहें। प्रायः हमारा लोभ यह होता है कि हम दूसरे को अपने मत से की तरफ ला सकें, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं परसुएट करना, कि आप किसी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर सकें, सहमत कराने की। लेकिन संवाद की दूसरी शर्त यह भी है कि आप स्वयं सुनने को भी तैयार हों और आप में भी यह क्षमता हो कि आप दूसरे से सहमत हो सकें। तो सिर्फ दूसरों को सहमत करा लेने की क्षमता आप में हो तो आप अच्छे संवादी हैं या संवाद प्रिय हैं, यह नहीं माना जा सकता। अगर आप में भी यह प्रस्तुति है कि आप दूसरे को सुन सके, आपके कान खुले हुए हैं, तो माना जा सकता है कि आपके संवाद में रुचि है। लेकिन इसमें एक गलती भी हो सकती है, और वह गलती ये हो सकती है कि आपसे यह कहा जा सकता है कि आप तो मेरी बात कभी मानते ही नहीं, तो फिर आप संवाद में कैसे शामिल हो सकते हैं। और यह एक प्रश्न है जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जब हम किसी को अपनी राय से सहमत करने या किसी की राय से सहमत होने की प्रस्तुति की अवस्था में जाते हैं, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार निश्चय ही कुछ मूल्य होंगे, और कुछ ऐसे मूल्य जिनसे आप कभी समझौता नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे मूल्य जिनके आधार पर आप एक समझौता करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो समझौता, दूसरे से सहमत होना अनिवार्यता है अगर हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है और सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखना है। और गांधी का प्रसिद्ध वाक्य ही है कि आई एम ए मैन ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कभी समझौता ना करे, और मैं समझौते के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता हूं। लेकिन कौन सा समझौता किया जाना चाहिए और सहमति कहाँ हासिल की जानी चाहिए, इस पर एक इजरायली दार्शनिक मार्गरेट अविशाई ने जो सिद्धांत दिया है उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और वह सिद्धांत यह है कि समझौते अवश्य किए जाने चाहिए और एक दूसरे से सहमति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन सड़ा हुआ समझौता कभी नहीं करना चाहिए। Rotten compromises must not be made, come what may। कुछ भी हो जाए, सड़े हुए समझौते नहीं करने चाहिए। तो सड़ा हुआ समझौता क्या है? वह ऐसा समझौता है जिसमें जो दो पक्ष हैं और दो पक्षों में एक कमजोर स्थिति में है, वह उस समझौते के बाद और भी कमजोर स्थिति में चला जाए, यानी और या उस समझौते से
उसकी जो मोल तोल करने की ताकत है वो और कम हो जाए, बढ़े नहीं, कम हो जाए। तो पहले वह जिस स्थिति में था उस स्थिति से वह और कमजोर हालत में चला जाए या और अपमानजनक स्थिति में चला जाए, ऐसे समझौते को सड़ा हुआ समझौता कहेंगे। और यह समझौता कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह आपके अस्तित्व और आपकी गरिमा की कीमत पर होता है। लगता रहता है कि आपका अस्तित्व बना हुआ है, लेकिन आपका अस्तित्व क्षरित होता चला जाता है। तो गांधी इस प्रकार समझौते और संवाद के पक्षधर हैं, लेकिन वह हमेशा शुरू से ही अगर उनकी जीवन यात्रा को देखेंगे तो वह एक तरह से सड़ा हुआ समझौता किए जाने के खिलाफ भी खड़े हैं कि सड़ा हुआ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अब कुछ जैसे प्रश्न हैं तो हम उन प्रश्नों को बीच में लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो पहला प्रश्न खिलाफत आंदोलन पर हुआ था, तो अगर आप एक बहुत साधारण सी जांच करेंगे, और आजकल तो उस जांच का साधन गूगल है, तो आप ये देखेंगे कि खिलाफत को खत्म किया पाशा ने, लेकिन जिस वक्त यह आंदोलन शुरू हुआ था वह पाशा के खिलाफत खत्म किए जाने के खिलाफ नहीं हुआ था। वह तो दरअसल खलीफा पर और जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो समझौता बना, उस समझौते में जो सैंक्शंस लगे खिलाफत पर, उसके खिलाफ शुरू हुआ एक आंदोलन था जो जिसको आप पैन इस्लामिक कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया में चला। तो और इसी वजह से उसमें एक साम्राज्यवाद विरोधी पुट था। पाशा ने तो बाद में खत्म किया, इसलिए लोगों ने कहा कि वो अप्रासंगिक हो गया आंदोलन। और उस आंदोलन को लेकर बहुत तरह के मत हैं और आज भी हैं। और हमारे मित्र मणिनाथ ठाकुर कहते हैं कि गांधी के तरीके को अगर समझना हो तो उसे नैतिक यथार्थवाद के तरीके से समझना चाहिए कि गांधी खिलाफत का समर्थन क्यों कर रहे थे। और आपके इलाहाबाद से जिनका रिश्ता है और उत्तर प्रदेश से जिनका रिश्ता है, हिंदी के लेखक प्रेमचंद, वे गांधी से इस मामले में सहमत थे। और उनका कहना था, और गांधी का भी कहना था, कि 8 करोड़ मुसलमानों को जिस बात से चोट पहुंची है, उस बात से शेष हिंदुओं को भी चोट पहुंचनी चाहिए। उनको उनकी तकलीफ को या उनके अपमान को की साझेदारी करनी चाहिए। तो यह एक भावना थी खिलाफत आंदोलन के पीछे। और उसके बहुत विस्तार में जाने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर 19वीं शताब्दी के अंत में जो अस्मिताएं भारत में बन रही थी, और इसमें औपनिवेशिक शासन का काफी योगदान था, जिसमें हिंदू अस्मिता बन रही थी और मुसलमान अस्मिता बन रही थी, और दोनों के हितों को एक दूसरे से बिल्कुल काट कर दिखलाने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय एक राष्ट्रीय भावना को गढ़ना चुनौती थी, जिस राष्ट्रीय भावना में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें। तो वह सामान्य भूमि क्या हो सकती थी, कैसे दोनों को साथ लाया जा सकता था। अगर आप 19वीं शताब्दी का इतिहास देखेंगे, 19वीं शताब्दी का खासकर उत्तरार्ध का इतिहास देखेंगे, और जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय समाज का वर्गीकरण किया और सबके हितों का उनके वर्गों से उनके हितों को नत्थी करके और एक दूसरे के द्वंद्व में उनके हितों को रखा। यहाँ तक कि अगर मैं इशारा करना चाहूँ तो आप 19वीं शताब्दी के अंत में ही जो हिंदी उर्दू विवाद शुरू हुआ, उस विवाद को भी आप देख सकते हैं। यानी जिसको फिर इलाहाबाद के ही आलोक राय ने अपनी किताब हिंदी नेशनलिज्म में बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया है। तो गांधी के सामने चुनौती यह थी कि वह एक ऐसी राष्ट्रीय भावना कैसे गढ़ सकते हैं जो सामान्य भूमि हो हिंदुओं और मुसलमानों की, जबकि उसके पहले एक अभ्यास बन चुका है जिसमें एक हिंदू राष्ट्रीयता और एक मुसलमान राष्ट्रीयता जैसी चीज लोगों के दिमाग में है। ये कैसे किया जा सकता है? और ये चुनौती सिर्फ गांधी के सामने नहीं थी।
मैं आपको आमंत्रित करूंगा, लाला लाजपत राय का एक निबंध है नेशनल एजुकेशन। उस निबंध को यदि अमित जी हो सकता है इंटरनेट पर वो कहीं हो और आप साझा कर सकें हॉल के जितने भी मित्र हैं इस संवाद मंडली के उनके साथ, तो नेशनल एजुकेशन में लाला लाजपत राय को माना जाता है कि वो एक हिंदूवादी व्यक्ति थे। भगत सिंह से उनकी बहुत बहस भी है, भगत सिंह ने उनकी बहुत आलोचना भी की। हालांकि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भगत सिंह की शहादत से लाला लाजपत राय की मौत का भी एक रिश्ता है। फिर भी दोनों के बीच बहस भी थी। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि नेशनल एजुकेशन वाले निबंध को यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लाला लाजपत राय भी ये प्रश्न उठा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों के हवाले से वे कहते हैं कि यह दोनों ही राष्ट्रवाद हैं, लेकिन ये दोनों अधूरे राष्ट्रवाद हैं और हमें एक संपूर्ण राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी कहते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी कहते हैं। तो यह चिंता उस वक्त सबके दिमाग में है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे एक दूसरी किताब पर जो राजनीति शास्त्री राजश्री चंद्रा ने लिखी है, और इस किताब का नाम है कंपीटिंग नेशनलिज्म्स। और यह किताब दरअसल जगत नारायण लाल जो पटना के थे, संविधान सभा के सदस्य, उनकी जीवनी है, राजनीतिक जीवनी। लेकिन उसमें जो प्रश्न उन्होंने उठाया है कि जगत नारायण लाल की जो पूरी यात्रा है उसमें वे हिंदू महासभा के सदस्य होते हैं और उसके बाद वे हिंदू महासभा को छोड़ते हैं और आगे वे सिविक नेशनलिज्म को अपनाते हैं। यानी राजश्री चंद्र जो रास्ता दिखाती हैं वो है एस्थेटिक नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म और फिर सिविक नेशनलिज्म। तो यह यात्रा है। अब इसमें गांधी की चुनौती ये थी या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सारे लोगों की चुनौती ये थी कि आप एक साझा राष्ट्रवाद कैसे कायम कर सकेंगे। और उसमें खिलाफत गांधी को एक बहुत ही माकूल रास्ता लगा जिसमें वे भावनात्मक तौर पर अपील कर सकें और यदि हिंदू यहां मुसलमानों के साथ खड़े हों तो एक तरह की एक साझा भावना विकसित हो सकती है, यानी भावनात्मक एकता विकसित हो सकती है। इसी के आसपास जब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नारों को तय करने की बात होती है तो गांधी ये कहते हैं कि तीन नारे हम साथ लगा सकते हैं, भारत माता की जय, हिंदू मुसलमान एकता की जय, भारत माता की जय, या दो नारों को साथ रखते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो कहते हैं वंदे मातरम को मैं इसलिए मुझे पसंद है कि उसमें मुझे बांग्ला जीनियस या बांग्ला प्रतिभा नजर आती है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर बहुत बहस थी और अभी हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। तो और उसके साथ वो अल्लाह अकबर एक तीसरा नारा देते हैं, यानी भारत माता की जय, हिंदू मुसलमान की जय और अल्लाह अकबर। तो ये तीनों नारे साथ लगाए जा सकते हैं और उस समय के विवरण जब आप पढ़ेंगे तो मुसलमानों को भी कोई ऐतराज नहीं था और हिंदुओं को भी कोई ऐतराज नहीं था। तो यह एक चुनौती थी कि कैसे आप एक साझा भावनात्मक राष्ट्रीय भावना विकसित राष्ट्रवाद विकसित कर सकते हैं। और उस चुनौती का सामना उस समय के लोग अलग अलग ढंग से कर रहे थे। एक तरीका जैसे राष्ट्रीय भावना विकसित करने का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था, जिन्होंने गणेशोत्सव शुरू किया। लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि आप जब गणेशोत्सव शुरू करते हैं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा भारत का शामिल नहीं हो सकता है, यह उसका शामिल होना संभव नहीं है। तो फिर वह कौन सी भाषा होगी जो साझा भाषा होगी, यह चुनौती थी। और इस पर हम सब लोग मिलकर विचार कर सकते हैं कि इस चुनौती का सामना कैसे किया गया। यदि आप प्रेमचंद को भी पढ़ेंगे तो प्रेमचंद इस वक्त कांग्रेस से शिकायत क्या कर रहे हैं? कांग्रेस से वे शिकायत कर रहे हैं, लेखक प्रेमचंद, कि वह अभी भी पूरी तरह से मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रही है। उनकी शिकायत यह है
कि कांग्रेस यह सोचती है कि चूंकि भारत में बहुसंख्या हिंदुओं की है, तो अगर किसी प्रस्ताव से हिंदू सहमत हो जाएंगे तो वह प्रस्ताव तो पारित हो ही जाएगा। मुसलमान अल्पमत में हैं, तो वो सहमत हो ना हो उनकी फिक्र क्यों करें। तो प्रेमचंद काफी आलोचनात्मक दृष्टि से इस वक्त कांग्रेस को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर्याप्त रूप से अभी भी मुसलमानों को शामिल नहीं कर रहे हैं। जबकि आज हम यह आरोप लगाते हैं कि गांधी ने मुसलमानों के साथ काफी रियायत की, लेकिन प्रेमचंद के अगर आप 1920 से 30 के बीच के लेख पढ़ेंगे तो आप यह देखेंगे कि यह शिकायत प्रेमचंद कांग्रेस से कर रहे हैं कि आप अभी भी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं उनको शामिल करने की। तो यह उस वक्त का एक द्वंद्व था और उस द्वंद्व का समाधान करने की कोशिश उस वक्त के राष्ट्रीय नेता अपने अपने ढंग से कर रहे थे और इस तरह से हमें इसको देखने की आवश्यकता है। वैसे ही जैसे आपने जिस भजन का जिक्र किया, तो सिर्फ उस भजन की बात क्यों, गांधी की जो सर्वधर्म प्रार्थना है, वह सर्वधर्म प्रार्थना कोई एक बार में गांधी पर अवतरित नहीं हुई थी। जैसे बहुत लोगों को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और ज्ञान प्राप्त हुआ, यह सर्वधर्म प्रार्थना भी धीरे धीरे विकसित हुई और अलग अलग लोगों के सहयोग से विकसित हुई। लेकिन और गांधी के आश्रम में यह सर्वधर्म प्रार्थना गाई जाती थी। तो गांधी एक ऐसा सार्वजनिक दायरा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हर कोई अपने आप को शामिल समझे और धर्म एक रास्ता था, या धर्म एक सोचने का भी और महसूस करने का भी एक तरीका था, जो तरीका हर किसी को उपलब्ध था। और उस तरीके से कैसे साझेदारी की यह भावना विकसित की जा सकती है, या अगर मैं हिंदी लेखक प्रेमचंद का सहारा लूं तो वे ये कहते हैं कि धर्म का अर्थ है क्या। धर्म का अर्थ है पवित्रता की भावना का साहचर्य। आप पवित्रता की भावना का साहचर्य करना चाहते हैं तो पवित्रता के कितने स्रोत हो सकते हैं। एक स्रोत इस्लाम है, एक स्रोत ईसाईयत है, एक स्रोत पारसी धर्म है, एक स्रोत जैन धर्म है, एक स्रोत बौद्ध धर्म है और हिंदू धर्म है। ये पवित्रता के अलग अलग स्रोत हैं। और जैनेन्द्र यह कहते हैं कि ठीक है कि ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वो भारत के बाहर है और इस्लाम का भी भारत के बाहर है, लेकिन हिंदुओं को इसके लिए ईसाइयों और मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जैनेन्द्र लिख रहे हैं कि उनके माध्यम से उन्हें पवित्रता का वह स्पर्श होता है जो अगर वो नहीं होते तो नहीं होता। अब यह जो समझ है कि हम पवित्रता की अलग अलग धारणाओं को एक साथ ला सकते हैं, यह प्रयास गांधी एक सांसारिक क्षेत्र में कर रहे थे। यानी एक सांसारिक क्षेत्र कैसे बनाया जा सकता है जो जिसमें सिर्फ लेन देन का रिश्ता एक दूसरे के साथ ना हो, बल्कि हम पवित्रता के एक समान धरातल पर एक दूसरे के साथ रह सकें। यह चुनौती गांधी की शुरू से थी और इसी चुनौती का उत्तर देते हुए वे अलग अलग समय अलग अलग निर्णय कर रहे थे। हम जिस दृष्टि से उसको देखते हैं, मेरा ख्याल है कि वह नितांत लेन देन वाली, अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं ट्रांजैक्शनल राजनीतिक दृष्टि है और जिस वजह से हमें वह अतार्किक और विवेक बाह्य निर्णय दिखलाई पड़ता है गांधी का। यह मेरी अपनी समझ है और इससे आपका सहमत और असहमत आप दोनों ही हो सकते हैं या इस पर हम लोग मिलकर विचार कर सकते हैं। उसी तरह जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो गांधी के राम राज्य में, और गांधी को इस बात में कोई भ्रम नहीं था इस बात को लेकर कि वे जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा आखिरकार एक राष्ट्र राज्य के उदय में होगा। गांधी को जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और गांधी को देखा है वो जानता है कि गांधी दरअसल एक अराजक व्यक्ति थे। वे राज्य की संस्था में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसके साथ ही वे यथार्थवादी भी थे। वे जो संघर्ष कर रहे थे उसकी परिणति एक बिंदु पर
एक राज्य के जन्म में होने वाली थी, और राज्य सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि वह अनेक संस्थानों का एक संपुंजन है। इसलिए वह सांस्थानिक ढांचा क्या होगा, इसको लेकर भी गांधी का विचार लगातार चल रहा था। और यह सिर्फ 1947 में आजादी मिलने के समय नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि 30 के दशक में संविधान बनाने की परिकल्पना आजादी के आंदोलन के दौरान ही शुरू हो गई थी कि हम संविधान कैसा बनाएंगे, यानी हम साथ रहने का रास्ता कौन सा चुनेंगे। संविधान के लिए जो उर्दू का शब्द है वह काफी माकूल शब्द है। दस्तूर, हम कहते हैं जीने का दस्तूर क्या होगा, तो साथ जीने का दस्तूर क्या होगा। तो राम राज्य कहने से फिर भ्रम यह होता है कि गांधी कहीं एक हिंदू शब्दावली में तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधी जब भी राज्य की संकल्पना करते हैं तो एकाधिक बार गांधी ने यह स्पष्ट किया है कि वह दरअसल एक सेक्युलर भारत की बात कर रहे हैं, एक धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कर रहे हैं। और यह सेक्युलर शब्द सिर्फ नेहरू का लाया हुआ शब्द नहीं है जैसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं। यह 1947 के पहले गांधी के लेखन में आपको दिखलाई पड़ता है, जिसमें वे कहते हैं कि इसको लेकर कोई भ्रम ही नहीं है कि जो राज्य अस्तित्व में आने वाला है वह दरअसल एक सेक्युलर राज्य अस्तित्व में आने वाला है। और 1947 तक आते आते वह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उस सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होगा। और कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे जगत नारायण लाल की यात्रा के संदर्भ में, तो राजश्री चंद्र ने अपनी किताब में इस मुश्किल की तरफ इशारा किया है। और वो मुश्किल ये है कि हम जब सिविक नेशनलिज्म की बात करते हैं और सिविक नेशनलिज्म को अपना लेते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि सिविक नेशनलिज्म में एक खतरा छिपा होता है, और वो खतरा है हमेशा एक मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी के हावी हो जाने का। और इसलिए मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी या बहुसंख्यकवादी रुझान उस सिविक नेशनलिज्म या आप उसे नागरिक राष्ट्रवाद कहेंगे, क्या कहेंगे अमित, सिविक नेशनलिज्म को, तो उससे वह प्रवेश कर जा सकता है, उस पर वह रंग हावी हो जा सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना है। और इसी सावधानी के चलते गांधी ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट की, और गांधी की जो दुविधा थी उसको बाद में संविधान सभा ने स्पष्ट किया। जैसे 1947 में जब गांधी दिल्ली में थे, और आज जब हम 16 तारीख को बात कर रहे हैं, तो आज से तकरीबन 75 साल पहले कि दिल्ली की कल्पना कीजिए जब गांधी दिल्ली में हैं, और आज का दिन यानी 15 जनवरी के दिन गांधी अपने जीवन के अंतिम उपवास पर बैठे हुए हैं। और वह अंतिम उपवास है जो 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। वह अंतिम उपवास इसलिए है कि दिल्ली में मुसलमानों पर हमले बंद हों, और मुसलमानों की संपत्तियों और मुसलमानों के इबादतगाहों और उनके पवित्र स्थलों पर जो कब्जा कर लिया गया है वह कब्जा हटाया जाए। इस बात को लेकर उनका अंतिम उपवास है जो 17 तारीख को खत्म होता है। 13 तारीख से शुरू हुआ था, और 17 को जब हिंदू संगठन और बाकी संगठन आकर उनको आश्वासन देते हैं कि अब वो ये बंद करेंगे, तब गांधी उपवास तोड़ते हैं। तो 1947 में गांधी इसको अलग अलग ढंग से स्पष्ट कर रहे थे कि जब वे राम राज्य कह रहे हैं तो इसको हिंदू भाषा में परिभाषित राज्य ना समझ लिया जाए। राजेंद्र प्रसाद उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तो भारत स्वतंत्र होने वाला है, और बहुत सारे लोगों ने उनको प्रतिवेदन दिए हैं और उनसे ये कहा है कि अब जबकि भारत स्वतंत्र हो रहा है तब यहाँ गो हत्या पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, और गोमांस भक्षण पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और गांधी प्रार्थना सभा में लोगों से कहते हैं कि राजेंद्र बाबू ने मुझे यह प्रस्ताव दिया है, और मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल संभव नहीं है। और यह इसलिए संभव नहीं है कि भारत सिर्फ वैसे हिंदुओं का देश नहीं है जो गाय का मांस नहीं खाते हैं या जो गोमांस नहीं खाते हैं। भारत में दूसरे लोग भी रहने वाले हैं, और इसलिए ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। और ये वे गांधी कहते हैं जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, जो खुद अपनी परिभाषा एक गो सेवक व्यक्ति के रूप में करते रहे हैं,
और गौ सेवा को अपना बड़ा धर्म बनाते रहे, लेकिन जब एक राज्य के सिद्धांत के निरूपण का प्रश्न आता है तो गांधी बहुत स्पष्ट है कि आप जीवन पद्धति के नाम पर एक आबादी को बाध्य नहीं कर सकते कि वह आपकी जीवन पद्धति के रंग में रंग जाए। यह बात गांधी के सामने बहुत स्पष्ट है। और इसी समय गांधी यह भी कहते हैं कि मैं यह भी साफ करना चाहता हूं कि भारत में भले ही हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो, लेकिन वे मुसलमानों और ईसाइयों के बड़े भाई नहीं हैं, वे उनके सरपरस्त नहीं हैं, वे उनके संरक्षक नहीं हैं। तो अक्सर जो हम भलमनसाहत में भी कह बैठते हैं कि हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई हैं, गांधी कहते हैं कि राज्य में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। राज्य में रिश्ता बराबरी का होता है। और अंग्रेजी में वे लिखते हैं कि मुस्लिम्स आर नॉट द वेसल्स ऑफ हिंदूज मस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि गांधी का राम राज्य एक सेक्युलर राज्य है और गांधी की भाषा अंततः एक हिंदू भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गांधी इसको छिपाते नहीं है। गांधी के प्रतीक, गांधी के मुहावरे वहां से आते हैं, लेकिन गांधी उसके साथ साथ एक दूसरी भाषा को विकसित करने का संघर्ष भी चलाते रहते हैं, जो संघर्ष एक साझा समन्वित भाषा का संघर्ष है, जिसमें सारे लोग अपने आप को शामिल महसूस कर सकें। और इसीलिए वे ये कहते हैं कि गीता उनके लिए जितनी प्रिय है, उतना ही प्रिय उनके लिए सर्मन ऑन द माउंट है। और अगर कुछ ऐसा हो, ऐसा ही दुर्भाग्य हो कि गीता की प्रतियां पूरी दुनिया से गायब हो जाएं और वे गीता भूल जाएं, यानी विस्मृत हो जाए गीता, और सर्मन ऑन द माउंट उनको याद रहे, तो भी उनको उतना ही प्रसाद मिलेगा जितना प्रसाद उनको गीता पढ़कर होता। तो यह जो एक बड़ा संघर्ष है, जिस संघर्ष में जो संघर्ष दरअसल एक साझा भावनात्मकता के विकास का संघर्ष है, मैं गांधी के जीवन को देखते हुए अक्सर इस संघर्ष से प्रभावित होता हूं कि यह गांधी आरंभ से ही यह संघर्ष कर रहे हैं और उसमें उनका संघर्ष निरंतर, आप उसे वर्तमान संघर्ष कह सकते हैं, और उसमें गांधी ये कहते हैं कि आप मुझसे कंसिस्टेंसी की उम्मीद ना करें, आप मुझसे बार बार ये ना कहें कि आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, या आपने परसों ये कहा था तो आज कुछ और कह रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि सत्य निरंतर मेरे सामने खुलता जाता है, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ, जैसे जैसे काम करता हूँ, सत्य के अलग अलग पक्ष मेरे सामने उद्घाटित होते हैं और मेरी प्रतिबद्धता सत्य से है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैंने परसों अगर कुछ कहा था और आज एक नया पक्ष मेरे सामने उद्घाटित हो रहा है और मैं सत्य से प्रतिबद्ध हूँ, तो मेरी बाध्यता है कि मैं अपने आप को बदलूं और यहाँ आऊं। इसलिए आप मुझे कहेंगे कि मैं कॉन्सिस्टेंट हूं कि नहीं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं कॉन्सिस्टेंट नहीं हूं, मैं कमिटेड हूं ट्रुथ से। अभी थोड़ी देर पहले आज की इस बातचीत की तैयारी के क्रम में मैं या आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप उचित समझें तो गोपाल कृष्ण गांधी द्वारा संपादित द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंशियल राइटिंग्स आप जरूर खरीदें। यह एक बहुत दिलचस्प संकलन है जो गोपाल कृष्ण गांधी ने किया है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गांधी स्वयं एक उद्भट विद्वान है और उन्होंने एक नई दृष्टि से संपूर्ण गांधी को संपादित किया है और उसको वो अनिवार्य गांधी कहते हैं। तो मैं दोहरा दे रहा हूँ, द ऑक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंशियल राइटिंग्स। और इसमें एक पत्र पर मेरी निगाह अटक गई और वो पत्र था जो वे आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ, आदिवासी जीवन के विशेषज्ञ वेरियर एल्विन को लिखते हैं। और वेरियर एल्विन को वे कहते हैं
आप वरियर एल्विन के नाम से आप सारे लोग परिचित होंगे। भारतीय आदिवासी जीवन को जानने और समझने में भारतीयों की सबसे ज्यादा मदद इस विदेशी विद्वान ने की है, और आरंभिक भारतीय राज्य को सलाह देने में भी वरियर एल्विन, आदिवासी प्रसंगों में सलाह देने में वरियर एल्विन की बड़ी भूमिका थी। तो एल्विन को जो खत लिखते हैं गांधी, और वो उनके विवाह के प्रसंग में लिखा गया खत है, उसमें वे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता है वो खून के रिश्ते से भी अधिक गाढ़ा है, और वह रिश्ता सत्य से हमारी प्रतिबद्धता के कारण बना हुआ है कि हम दोनों सत्य की खोज कर रहे हैं। तो कोई भी रिश्ता सत्य की इस खोज में साझेदारी से बनता है, और सत्य की जिस प्रकार परिभाषा गांधी करते हैं वो बहुत दिलचस्प है, जिसमें तथ्य का पक्ष है सामने, लेकिन वे उस बात को सत्य मानने से इनकार कर देते हैं जिसमें प्रेम की भावना ना हो और जिसमें न्याय की भावना ना हो। तो सत्य पुनः एक व्याख्या का प्रश्न बनता है, यानी, और अंतिम दिनों में वे कहते हैं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने कहा था कि अहिंसा ही रास्ता है, लेकिन आज क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अहिंसा गलत थी? और वे कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि अहिंसा गलत थी, मुझे ये मानना पड़ेगा कि हम लोग उसके सही उपकरण साबित नहीं हुए। तो सत्य की जांच की जो कसौटी गांधी अपने लिए बनाते हैं वो बहुत दिलचस्प कसौटी है, जिसमें प्रेम का तत्व और न्याय का तत्व दोनों मिला हो। अगर प्रेम और न्याय उसमें नहीं है तो उसे सत्य मानने से गांधी इनकार करते हैं। तो सत्य हमसे बाहर अवस्थित कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें जान लेना है या हासिल कर लेना है, बल्कि सत्य को हमें उपलब्ध करना है, और उसके लिए ये दो तत्व बहुत आवश्यक है कि आप न्याय की भावना आपके पास है कि नहीं, और प्रेम की भावना आपके पास है कि नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि अहिंसा सत्य है, और हम अपूर्ण साबित हुए हैं, उस सत्य की अपेक्षा हम अपूर्ण साबित हुए हैं। आखिरी दिनों में ये कहते हैं कि हमारा यह दावा था कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आंदोलन अहिंसक है, अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि यह दावा गलत था, क्योंकि हम जो कर रहे थे वो अहिंसा नहीं थी, वह सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरोध था। और हमने शायद वो रास्ता इसलिए अपनाया था कि हम अंग्रेजों की जो हथियार की ताकत थी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, और इसलिए हमने रणनीति के तौर पर अहिंसा को अपना लिया। हमने नीति के तौर पर अहिंसा को नहीं अपनाया, क्योंकि अगर हमने नीति के तौर पर अपनाया होता तो जब हमें ऐसा लगा कि अब ताकत हमारे हाथ में आ गई है, तो हमने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया और हिंसा का रास्ता अपनाया। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों को मारा, और इससे ये साबित हो गया कि इसके पहले तक अहिंसा जो दिखलाई पड़ रही थी वह नीति नहीं, एक तरह की रणनीति थी। तो मैं जब आज गांधी पर विचार के किसी भी अवसर को देखता हूं तो मुझे यह लगता है कि हमें गांधी के काम करने के तरीके और उनकी पद्धति पर अलग बात करनी चाहिए। जैसा अमित से मेरी पहले बात हो रही थी कि हमें इसकी तलाश करनी चाहिए कि गांधी अपनी पद्धति कैसे विकसित करते हैं, अपना अभ्यास कैसे विकसित करते हैं। उस क्रम में बहुत सारे निष्कर्ष जो गांधी निकालते हैं, बहुत सारे निर्णय जो गांधी करते हैं, उन निर्णयों से हमारी असहमति हो सकती है, गांधी की धारणाओं से हमारी असहमति हो सकती है। गांधी के सहकर्मियों की भी उनसे खासी असहमति थी, लेकिन उसके बावजूद हमें यह देखने की आवश्यकता है कि वह पद्धति कौन सी है जिससे वे आगे बढ़ रहे हैं। और अब जाकर मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है कि आप ये कहें कि यह बहुत ही सरलीकरण है, लेकिन शायद सारा मामला मूल्यों का मामला है।
कल की चर्चा में ही पुनः लाला जगत नारायण लाल की एक बात पर हम बहस कर रहे थे, जिसमें जगत नारायण लाल ने कहा कि अगर राष्ट्र को बनना है तो हमें बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। हम स्मृति को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन उनका कहना था कि विस्मृति बहुत आवश्यक है, बहुत सारी चीजों को हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि स्मृति से विवाद भी पैदा होता है, प्रतियोगी स्मृतियां होती हैं, एक दूसरे से हम प्रतियोगिता करते हैं और अपनी स्मृति को सही और आपकी स्मृति को गलत ठहराते हैं, और इसमें एक साझा राष्ट्रीयता नहीं बन सकती। तो फिर कौन सी स्मृति ठीक है और कौन सी स्मृति ठीक नहीं है, कौन सा इतिहास ठीक है, कौन सा इतिहास ठीक नहीं है, और इसका तरीका क्या है? क्योंकि और ये प्रेमचंद कहते हैं कि इतिहास के साथ दिक्कत ये है कि हर कोई अपनी पसंद के तथ्य ला सकता है और आप उससे बहस करते रह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो उसकी पसंद का प्रमाण है इसलिए वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। तो फिर और तरीका क्या है? तरीका आखिरकार होगा कुछ मूल्य, एक मूल्य व्यवस्था, जिस मूल्य व्यवस्था में आपका विश्वास आपके चयन को निर्धारित करता है और आपके निर्णयों को निर्धारित करता है। वे मूल्य क्या होंगे? वे बुनियादी मूल्य क्या हैं? अगर गांधी की मूल्य व्यवस्था को देखेंगे तो गांधी की मूल्य व्यवस्था में सबसे पहला मूल्य है समानता का मूल्य, बराबरी का मूल्य। और गांधी को यह पता है कि बराबरी की बात कहना बहुत आसान है, लेकिन बराबरी को सिद्धांत और व्यवहार में स्वीकार करना उतना ही कठिन है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने इस चीज को देखा, भारत में आने के बाद, और भारत वे भारतीय थे ही, तो एक अत्यंत ही विभाजित समाज में, एक जाति विभाजित समाज में, जहां समानता जिसके लिए एक बहुत ही पराई अवधारणा थी। अगर हम भारतीय परंपरा को देखें, भारतीय सिद्धांत को देखें, तो उसमें समानता की अवधारणा हमें दिखलाई ही नहीं पड़ती है। और जब आपके पास समानता की अवधारणा नहीं होगी तो आपकी न्याय की अवधारणा भी उससे प्रभावित होगी, क्योंकि अगर आप समानता को मानते नहीं हैं तो न्याय के जो तरीके होंगे, ये न्याय की जो पूरी आपकी सिद्धांत व्यवस्था बनेगी वह उससे प्रदूषित होगी, आपकी समानता की जिस प्रकार की समझ है उससे। और तीसरी चीज जिसे गांधी बहुत ही आवश्यक मानते हैं वह है मैत्री, जो आप बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन में देखते हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर बाद में ये कहते हैं कि दरअसल मैत्री के बिना न तो किसी भी प्रकार का न्याय संभव है, न किसी भी प्रकार की समानता संभव है। और इसीलिए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में आखिरी मूल्य जिसको हासिल करने के लिए पूरा संविधान काम करेगा, वह आखिरी मूल्य, और मैं उसको बुनियादी मूल्य कहता हूँ, अंग्रेजी में उसे फ्रैटर्निटी कहा गया है, या बंधुत्व आप कह सकते हैं। तो हमें इस पद्धति पर विचार करने की अधिक आवश्यकता है कि यह पद्धति प्रासंगिक है या नहीं है, और इस आधार पर हम आगे की बातचीत कर सकते हैं। गांधी के सारे निर्णयों की वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। गांधी को एक की ऐसी छवि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रेफ ना हो, कोई सिलवट ना हो, ऐसी छवि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी अंततः एक ऐतिहासिक कालखंड में काम कर रहे थे, और गांधी मेरे हिसाब से प्राथमिक रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति थे, और राजनीति अंततः शक्तियों के समीकरण और शक्तियों के संतुलन का आप एक हल्का शब्द लें तो कह सकते हैं कि उसका एक खेल है। लेकिन वह राजनीति क्या नैतिक तरीके से की जा सकती है, जिसको हंगरी के नाटककार नेमेत लैस्लो, और मुझे उनका नाटक पढ़ के बहुत हैरानी हुई कि भारत से बहुत दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति
एक नाटककार हंगरी में, जो भारत कभी नहीं आया, उसने एक नाटक लिखा गांधी की मृत्यु, द डेथ ऑफ गांधी। उसकी भूमिका में नेमित लास्लो कहते हैं कि गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान दिखलाई पड़ता है वह यह है कि वो मैकियावेलीय राजनीतिक समझ की जगह एक दूसरी नैतिक राजनीतिक समझ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार भी राजनीति की जा सकती है, और इस प्रकार नैतिक राजनीति करते हुए आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और राजनीति करने का तरीका वह सिर्फ नहीं है जिसको आप मैकियावेलियन तरीका कह सकते हैं, यह नेमित लास्लो कह रहे हैं। और इसके साथ ही वे ये कहते हैं कि गांधी और तोल्स्टॉय की वे तुलना करते हैं और कहते हैं कि तोल्स्टॉय फिर भी एक उपन्यासकार थे और गांधी उनसे बड़े संत मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उपन्यासकारों की एक आदत होती है कि वह मनुष्य का जो उनके शब्द हैं अंधेरा पक्ष है, उस अंधेरे पक्ष को भी सामने लाए, जबकि गांधी मनुष्य को उसकी वह जो सामने कह रहा है उस पर विश्वास करने के पक्षधर थे। और यह बात मैंने गोपाल कृष्ण गांधी की भूमिका देखी तो उसमें भी देखा कि वे कहते हैं कि वे फेस वैल्यू पर जो कहा जा रहा है, जो सामने है, उस पर विश्वास करने और आगे चलकर धोखा खाने के लिए तैयार है। आप कितनी दूर तक उस फेस वैल्यू पर चल सकते हैं जो कोई व्यक्ति आपको अपने सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसको उस रूप में आप लेना चाहते हैं कि नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक दूसरा तत्व जो गांधी प्रवेश कराते हैं राजनीति में वह है वल्नरेबिलिटी का, यानी आप खुद वल्नरेबल होके वहां आते हैं या नहीं, या आप खुद को फोर्टिफाई करके आप अपनी किलेबंदी करके वहां आना चाहते हैं। तो एक वल्नरेबल व्यक्ति खुद को चारों तरफ से आरक्षित करके राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और राजनीति को वह नैतिकता के मानदंडों के आधार पर उसका अभ्यास करने की बात कर सकता है। यह एक संघर्ष था गांधी का। इस संघर्ष में वे कामयाब हुए नहीं हुए, यह संघर्ष मूल्यवान है कि मूल्यवान नहीं है, यह संघर्ष प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है। गांधी को जो मूल्य उन्होंने रखे, जिसमें मैंने कहा सबसे पहले समानता, उसके बाद न्याय और फिर मैत्री, और इसी वजह से उन्होंने जो अपना ताबीज प्रस्तुत किया कि आप जब न्याय तय करने लगते हैं कि न्याय क्या है, तो दृष्टि क्या हो, वह प्रस्थान बिंदु कौन सा होगा जहां से न्याय को देखा जाएगा। और गांधी कहते हैं कि आपको यह देखना पड़ेगा कि जो भी निर्णय आप कर रहे हैं वह न्यायपूर्ण है कि नहीं। इसकी जांच सिर्फ एक चीज से की जा सकती है कि उसका असर समाज में जो सबसे अधिक कमजोर है उस पर क्या पड़ता है। आप उसकी युक्ति अयुक्ति को उस दृष्टि से देख सकते हैं। वहां से खड़े होकर आप देखिए कि जो आप कर रहे हैं वो न्याय है कि नहीं। और इसीलिए अंतिम दिनों में वे बहुत ही दृढ़ता से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पक्षधर हो जाते हैं, और उनका कहना यह है कि कोई भी सभ्य समाज, सभ्य राज्य वही होगा जो अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में अंतिम बिंदु तक जा सके। अगर वह वैसा नहीं करता है तो वह एक सभ्य राज्य नहीं है। और यह दुनिया के प्रत्येक राज्य पर, प्रत्येक समाज पर यह बात लागू होती है। अगर हम अपने आप को सभ्य कहना चाहें, अगर हम अपने आप को मानवीय कहना चाहें, तो वह यह होगा। और यहाँ मैं अपनी बात रोकना चाहूंगा और आगे फिर सवाल जवाब में हम बातचीत को बढ़ा सकते हैं। और यह एक यात्रा है, प्रत्येक समाज की एक यात्रा है कि वह समाज, उस समाज का चेहरा कितना प्रतिनिधित्वपूर्ण चेहरा है, उसमें कितने चेहरे दिखलाई पड़ सकते हैं, या उसमें एक ही तरह की शक्ल दिखलाई पड़ेगी। परसों मैं ये खबर पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार
ऋषि सुनाक हो सकते हैं। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी कि संभवतः ऋषि सुनाक इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऋषि सुनाक को आप जानते हैं कि वे भारतीय मूल के हैं, वे ईसाई नहीं हैं, आप हिंदू ने कह सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में वे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। प्रीति पटेल इंग्लैंड की गृह सचिव हैं, भारतीय मूल की हैं, हिंदू हैं। लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है। कनाडा में संभव है कि अगली सरकार का मुखिया अगर विपक्षी दल जीत गया तो एक सिख होगा, यानी सिख वहां का प्रधानमंत्री हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति एक दक्षिण एशियाई और जमैकन मूल की महिला हैं। तो आपका जो राज्य है, उस राज्य के चेहरे में कितनी तरह की साझेदारी है, या वह बिल्कुल एक ही तरह का चेहरा बनता जा रहा है। यह जो साझेदारी का संघर्ष है, यह गांधी के संघर्षों में से एक संघर्ष है। जो मैंने कहा कि उनके सर्वधर्म प्रार्थना में उसका एक प्रयास देखा जा सकता है। मैं यहाँ अभी रुकूंगा और आगे जो बातचीत होगी उससे यह विचार क्रम हम आगे ले जा सकते हैं। तो सर ने जो अभी तक बात रखी उनमें जो सवाल थे राम राज्य का, उसका उत्तर दिया सर ने। और एक सवाल शंभूनाथ सर का था कि खिलाफत मूवमेंट क्यों उन्होंने स्वीकार किया। सर ने उसका जवाब भी दिया कि भाई एक साझेदारी वाला मामला है और उसके लिए भावनात्मक एक गठबंधन चाहिए, और वो राष्ट्र बनाने की ओर जब जा रहे हैं, राज्य बनाने की ओर, तो उनको सबकी साझेदारी की ज़रूरत है। और एक सवाल सूर्य नारायण मिश्रा सर का था, शायद सत्य को लेकर सवाल उन्होंने पूछा था। तो बेसिकली 3 सवालों के इर्द गिर्द सर ने गांधी के संघर्ष को डिफाइन करने की कोशिश की। अब जो आगे के सवाल होंगे उस पर हम लोग आगे बातचीत जारी रखेंगे। तो जो सवाल और पूछना चाहते हैं लोग वो रख सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। हाँ ऋतुराज जी पूछिए। सर जैसा कि आज की वार्ता का विषय है कि गांधी का जीवन संघर्ष और वर्तमान परिस्थिति में उनकी प्रासंगिकता, तो सर गांधी ने अपने जीवन में जो एक हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, और उन्होंने अपने जंतर में भी लिखा कि कोई आप जब भी कभी अपना आकलन करना चाहें तो आप आपको एक जंतर देता हूं कि इस चीज से अपना आकलन करिए कि आपका किया हुआ कार्य पंक्ति में, समाज की पंक्ति में खड़े हुए एकदम आखिरी व्यक्ति को कितने हद तक उसके भले के लिए होता है। अक्षरशः मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाव है सर उस चीज का। तो सर जो आज का समाज है उसमें उस गांधी के आखिरी व्यक्ति की क्या कंडीशन है, उस बुनकर की, उस हस्तकरघा वाले की, उस कलाकार की, उस मूर्तिकार की, ये इस पर सर थोड़ा सा सर से प्रकाश चाहूंगा। कोई और प्रश्न? एक सवाल आखिरी व्यक्ति की पहचान पर है ऋतुराज जी का, कैसे करेंगे आखिरी व्यक्ति की पहचान आज? जी एक प्रश्न मेरा भी है। जी जितनी जी। प्रश्न यह है कि वर्तमान प्रासंगिकता गांधी की क्या है, इसको लेकर कि गांधी अहिंसा के मूल्य पर बल देते रहे और नेहरू भी उनसे प्रभावित रहे। तो आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने नैतिक बल पर अधिक जोर दिया सैन्य बल की बजाय, और इसी का कारण हम देखते हैं कि 1962 में एक बुरी पराजय भारत की होती है। तो क्या हम उस अहिंसा के मूल्य को कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धता है, वो सिख समाज में क्यों इतनी नहीं है, मुस्लिम समाज में क्यों इतनी नहीं है? जैसे हम इस मीटिंग में ही देखें तो कोई मुस्लिम भाई हमारा नहीं है, कोई सिख भाई हमारा नहीं है। तो गांधी ने सिखों के बारे में क्या कहा, उसको हम वहाँ तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? तो जब तक हम इस मीटिंग को या किसी भी मीटिंग को इंक्लूसिव या समावेशी नहीं बनाएंगे, तब तक हम गांधी की बातों को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे जो वास्तव में गांधी आज इतने जरूरी होते जा रहे हैं। तो हमें उन लोगों तक जरूर पहुंचाना है। तो यह मेरा दूसरा प्रश्न है। ठीक है, गांधी की चिंता में सिख शामिल क्यों नहीं हुए, वो भी अल्पसंख्यक हैं, इस तरह का सवाल एक शायद।
आपने पूछा है और इस मीटिंग के बारे में भी कहा कि इसमें क्यों वैसे लोग शामिल नहीं हो, मुस्लिम तक ही चिंता हो रही या फिर हमारा प्रतिनिधित्व जो इस ग्रुप का है उसमें क्यों नहीं लोग हैं। हाँ, और कोई प्रश्न और उसके बाद हम बात जी सर। ऋतुराज जी ने आखिरी व्यक्ति के बारे में पूछा है कि आज अगर हम आखिरी व्यक्ति खोजना चाहें तो कौन होगा, क्योंकि गांधी कहते हैं जो जंतर देते हैं या जो ताबीज देते हैं वो ये कि आप आखिरी व्यक्ति की निगाह से देखिए कि आपके फैसले ठीक हैं या ठीक नहीं है। इसको दो तरह से देखा जा सकता है और मैं यह प्रस्तावित करना चाहूंगा कि हम सब लोग आधुनिक व्यक्ति की या आधुनिक समाज की एक विशेषता यह है कि वह अपने आप को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में देखता है। यानी हम सब लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक समुदाय हैं और इसलिए हम जब एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं तो अपनी आर्थिक पहचान के साथ, यानी हमारा जो आर्थिक कारोबार है उस कारोबार के साथ हमारी जो दूसरी चीज बहुत मुखर रहती है, दूसरी पहचान, वो हमारी राजनीतिक पहचान है। हम आधुनिक समाज एक इस रूप में पिछले समाजों से अलग है कि वह राजनीतिक समाज है, ये मेरी समझ। और राजनीतिक समाज होने का अर्थ यह है कि इस बात की इच्छा कि मेरी भागीदारी समाज के संचालन में और राज्य के संचालन में है या नहीं है, यह इच्छा हमारे भीतर रहती है। हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शिक्षा हमारे लिए जरूरी है और यह चीज जरूरी है, वह चीज जरूरी है, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन एक बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के पास आप चले जाएं, और अभी उत्तर प्रदेश में पत्रकार घूम रहे हैं और सारे लोग घूम रहे हैं, तो आप देखिए कि जो बिल्कुल साधनहीन है वह व्यक्ति भी एक राजनीतिक मत रखता है और बहुत दृढ़ता से रखता है। रघुवीर साहब की एक कविता है जिसको मैं गद्य में संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि अगर मैं भारत का मतदाता हूँ तो मैं दरअसल भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ। अब यह सुनने में बहुत अटपटी लग सकती है, लेकिन रघुवीर साहब इस कविता में एक बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि हम दरअसल एक राजनीतिक समुदाय हैं और मुझे यह लगना चाहिए कि मेरा इस देश पर दावा है। तो मैं सिर्फ जो एक नारा लगता है बहुत साधारण सा नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैं रघुवीर साहब की जब इस कविता को पढ़ता हूं तो मुझको वो नारा है। तो आप जब आखिरी व्यक्ति की बात सोचते हैं तो आप उसको सोचें जो राजनीतिक रूप से सबसे अधिक शक्तिहीन है, जिसकी राजनीतिक आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, या जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेल दिया गया है, और आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि वह कौन है। आपके संसद को देख लें, विधायिकाओं को देख लें, और इसकी पहचान की जा सकती है कि राजनीतिक रूप से सबसे अधिक इस वक्त शक्तिहीन किसे बना दिया गया है। तो आप अगर अपने समाज के निर्णयों के बारे में सोचेंगे और खुद अपने निर्णयों के बारे में सोचेंगे तो आपको उस व्यक्ति के दृष्टि बिंदु से देखना पड़ेगा कि हमारे निर्णय ठीक हो रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं, और उसे राजनीतिक शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन सा समुदाय है जो आज भारत में मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री होने का सपना भी नहीं देख सकता? कौन सा समुदाय है? और कौन सा समुदाय है जिसको कोई भी राजनीतिक दल जिस समुदाय के व्यक्ति का नाम कभी भी घोषित नहीं कर सकता कि यह हमारा मुख्यमंत्री होगा या यह मेरा प्रधानमंत्री होगा या होगी? कौन सा है? इसकी पहचान करना बहुत कठिन नहीं है, और हमें उसी दृष्टि से फिर अपनी परीक्षा करनी पड़ेगी कि गांधी की दृष्टि आप जिसको कहते हैं उसमें हमारा आज का आखिरी व्यक्ति हुआ होगा, बुनकर है, एक किसान है, या भूमिहीन किसान है या मजदूर है, उससे ज्यादा
मुझे ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, और वह कौन है यह हम और आप जान सकते हैं। किस राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल है जो उस नाम की घोषणा नहीं कर सकता, और उसके नाम की घोषणा करके आप किसे डरा सकते हैं सबको कि देखो यह प्रधानमंत्री बन जाएगा या मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। तो यह मेरी दृष्टि से यह एक परीक्षा का एक आधार हो सकता है। जितेंद्र गुप्ता जी ने यह पूछा कि अहिंसा को कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि नेहरू चूंकि गांधी के मित्र थे और उनके अनुयायी भी थे और वे उनके अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे, इसलिए हमारी पराजय 1962 में हुई। हमारी पराजय मात्र उस कारण नहीं हुई थी, और नेहरू गांधी को मानते थे, इसके बावजूद वो जानते थे कि राज्य बन रहा है, और गांधी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राज्य बन रहा है, इसलिए सेना को भंग नहीं किया जा सकता, सेना होगी। कश्मीर में जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उसका गांधी ने समर्थन ही किया था। तो इतने यथार्थवादी ये सारे लोग थे। 1962 का युद्ध और 1962 के युद्ध के नतीजों के पीछे बहुत सारे दूसरे कारण हैं, जिनके बारे में उस वक्त के इन मामलों के जो विशेषज्ञ हैं, और मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें जिन्हें मैं सबसे माहिर मानता हूं, श्रीनाथ राघवन। तो श्रीनाथ राघवन की जो किताब है इस दौर पर, और जिसमें 1962 के युद्ध की भी बात है और क्यों हम उसमें कमजोर स्थिति में थे इसका आकलन किया गया है, तो श्रीनाथ राघवन की पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन नेहरू के सामने ये द्वंद्व था, क्योंकि नेहरू को अंततः एक राज्य का निर्माण करना था। नेहरू अणुबम के खिलाफ थे, लेकिन अणुशक्ति और अणुशक्ति से ऊर्जा पैदा करने के तरीके, इसको लेकर जो पूरा शोध राज्य के द्वारा संपोषित शोध था, आखिर उसके लिए उन्होंने जगह बनाई। हालांकि उसको लेकर बहुत बहस हुई, उनके और भाभा के बीच भी बहस हुई, और संसद में उस बहस को देख सकते हैं जिसमें नेहरू शुरू में ऐसा लगता है कि बिल्कुल समझौता करने को तैयार नहीं है कि इस तरह का कोई शोध होना चाहिए। लेकिन ये एक द्वंद्व का विषय रहा कि जब आप अहिंसा को अपना सिद्धांत बना रहे हैं तो राज्य का सिद्धांत वह कितनी दूर तक बन सकता है, और राज्य का सिद्धांत अगर आप अहिंसा को बनाएंगे तो क्या सिर्फ एक राज्य के उस सिद्धांत को मान लेने से अहिंसा का सिद्धांत व्यावहारिक भी हो सकता है। इस दिशा में प्रयास नेहरू ने किया और उस समय के लोगों ने किया, और पंचशील, आप जानते हैं पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो इसी क्रम में विकसित किए गए थे। लेकिन जाहिर तौर पर दुनिया नेहरू के रास्ते पर नहीं चल रही थी, चीन भी नेहरू के रास्ते पर नहीं चल रहा था, जिसको बांडुंग समझौता आप कहते हैं, बांडुंग के सिद्धांत कहते हैं, उस पर दूसरे देश भी नहीं चल रहे थे। तो यह एक प्रश्न बना रहा नेहरू के सामने भी, नेहरू के बाद भी, कि अहिंसा को क्या अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में एक सिद्धांत बनाया जा सकता है और कितनी दूर बनाया जा सकता है। और जो प्रश्न हो 2-3 वो पूछ लें। एक सर, हम लोग एक ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि गांधी पर तो प्रश्न बहुत सारे हैं, इस गोष्ठी के बाद भी अगर कुछ सवाल आते हैं और उसको लेकर हम लोग एक गांधी सीरीज 2 प्लान कर लें और सर से अनुरोध करें कि उस पर वो अपना नहीं होगा तो उन सवालों का जवाब रिकॉर्ड करके भी नहीं, जरूर दोबारा भी शामिल होने को तैयार हूं, अगर आप मुझसे ऊब ना जाएं जी। तो क्योंकि आज की चर्चा में सर सवाल बनने भी शुरू हुए हैं, और कई सवाल ऐसे होंगे जो इस चर्चा को सुनने के बाद भी लोगों के दिमाग में आएंगे। बहुत सारे लोग चर्चा में सीधे शामिल नहीं हैं, वो भी इस चर्चा को सुनेंगे तो सवाल उनके मन में भी बनेंगे। तो और 2-3 सवाल हम लोग
ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 3 सवाल के आसपास और चर्चा हो सकती है। हाँ बिल्कुल। सर की सहमति है तो जो सवाल आप पूछना चाहें। बुद्धि सागर सर, आपका माइक ऑफ है, तो खोल। मुझे यह सुनाई नहीं पड़ा विवेक जी का प्रश्न। जी 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 जी, मेरा सवाल ये है कि गांधी जी क्या उन अर्थों में सेकुलर उन्हें कहा जा सकता है जिन अर्थों में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का है, और यदि गांधी जी को आप सेकुलर मानते हैं और सेकुलर थे सही अर्थों में, तो उनके सेकुलरिज्म में और जवाहरलाल नेहरू के सेकुलरिज्म में क्या कोई अंतर है? जी ठीक है, सेकुलरिज्म को लेके एक सवाल है। जी विक्रम, आपका भी कोई सवाल था क्या? आप कह रहे थे कि एक सवाल आप पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं तो एक ये, क्योंकि हम लोग संघर्ष की बात कर रहे हैं, हालांकि काफी सारे सवाल आ गए, लेकिन मेरा ये था कि अगर हम संघर्ष की बात कर रहे हैं और उसे हम एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मानते हैं संघर्ष को, तो गांधी जी कॉलोनियलिज्म को कैसे समझते थे? कि कैसे कोई व्यक्ति, समूह या राष्ट्र या सभ्यता कॉलोनाइज हो सकता है? उस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को कैसे समझते थे? गांधी की कॉलोनाइजेशन की समझ क्या है, इस पर सवाल है। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ। हालांकि सवाल तो मेरे पास बहुत सारे बन गए सर, उसमें मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि प्राथमिकता किसको दूँ, इसलिए मैंने खुद ही अपने लालच के कारण कह दिया कि दूसरा सत्र होना चाहिए, क्योंकि सवालों में विमर्श की ज़रूरत होगी काफ़ी। जी जी सर, एक जो आपने सिद्धांत बनाया मूल्यों की हायरार्की का, कि हम सत्य को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन सत्य की आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर हम जब नीचे उतरते हैं तो न्याय, समानता, प्रेम, इनके साथ सत्य की कसौटी बनाते हैं कि कैसे हम सत्य को समझेंगे, और अहिंसा भी उसमें एक सिद्धांत है। मेरा ये द्वंद्व है कि जो पीड़ा सहने वाले लोग हैं, जिनकी पीड़ा को आप प्रेम के नाते समझते हैं, क्योंकि प्रेम के साथ पीड़ा का भी गहरा रिश्ता बनेगा, गांधी में दूसरे के प्रति प्रेम का भाव पैदा होगा तो उनकी पीड़ा समझने के कारण होगा। तो गांधी का जो ये प्रेम समझने का कॉन्सेप्ट है, इसको सत्य के साथ वो जोड़ते हैं, वो स्त्रियों के लिए क्यों नहीं बन पाया उस तरीके से जहां वो स्त्रियों की भी राजनीतिक सहभागिता की बात सोच पाते, और स्त्रियों के लिए आर्थिक जीवन में क्यों नहीं बन पाया। गांधी ने स्त्रियों के लिए तमाम बातें कही जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को भी आपने दिया कि जब हम एक राजनीतिक समूह होते हैं तो हमारी कई अस्मिताओं में से एक राजनीतिक अस्मिता भी है, और उस अस्मिता को ध्यान में रख के हमको किसी के साथ सत्य को की कसौटी पर देखना चाहिए। तो जब सवाल दलितों का आता है, मुसलमानों का आता है, तो उनकी पीड़ा है, उनकी कल्चरल पीड़ा भी है, माइनॉरिटी होने के नाते भी है, असमानता के नाते भी है, लेकिन स्त्रियां इनमें से कई कसौटी पर खरी उतरती। पितृसत्ता की असमानता भी झेल रही थी, सांस्कृतिक रूप से भी तमाम पीड़ा उन्होंने, तमाम समाज सुधार आंदोलन गांधी के समय में भी चल ही रहे थे स्त्रियों को लेकर। तो ये गांधी की चेतना में उतनी मुखरता के साथ सत्य, प्रेम, अहिंसा के कॉन्सेप्ट के साथ क्यों नहीं आता है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है सर, जिसमें आपने गाय वाला सवाल जो उठाया था, जो पूरा पशु जगत है वो अपनी पीड़ा कह नहीं सकता, तो गांधी ने पूरी तरह से मांसाहार निषेध का कॉन्सेप्ट, उसको अक्रॉस द बोर्ड हिंदू मुसलमानों सबके लिए क्यों उतनी शिद्दत के साथ पुश नहीं किया कि प्रेम के नाते ये भी जरूरी है कि हम पशुओं के साथ पीड़ा को भी समझें, क्योंकि उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, और प्रेम, पीड़ा, सत्य, अहिंसा, इनके साथ पशुओं के साथ जो हिंसा का कॉन्सेप्ट को त्याग देना चाहिए। तो इस पर गांधी ने एक राष्ट्रीय राय बनाने की जोरदार कोशिश क्यों नहीं की, जो उनके बाकी कॉन्सेप्ट के साथ भी संगत होता। तो दो सवाल इस चर्चा के क्रम में सर मैं उठा रहा हूं। जी, जितने भी सवाल आए हैं वो सब अलग अलग सत्र की जरूरत होगी उन पर, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता वाला प्रश्न ही अपने आप में एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है,
और आप जानते हैं कि पिछले 70 साल से हम धर्मनिरपेक्षता पर बहस कर रहे हैं। तो बुद्धिसागर जी ने जो पूछा कि और वो बिल्कुल जायज़ सवाल है उनका और बहुत प्रासंगिक है कि यदि गांधी सेक्युलर थे तो क्या वो पश्चिमी अर्थों में सेक्युलर थे या उससे कोई अलग सेक्युलरिज्म उनका था, और अगर भी थे तो फिर नेहरू का सेक्युलरिज्म उनसे मिलता था या नहीं मिलता था। तो पहले हम इस प्रश्न पर बात करेंगे, और मैं बहुत निश्चित नहीं हूं कि मैं विक्रम जी और आपकी जो प्रश्न है उन पर आज हम न्यायपूर्ण ढंग से बात कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप दूसरा सत्र रखेंगे तो जरूर हम उन पर बात करेंगे। जहां तक धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है जिसकी आपने बात की, और मैं उसके ऐतिहासिक सिद्धांत निरूपण में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसकी यात्रा बहुत लंबी है, और हम ये जानते हैं कि यह वास्तव में पश्चिम की अवधारणा है, पाश्चात्य समाज में ये विकसित हुई है। और बहुत साधारण ढंग से हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि यह चर्च और राज्य को एक दूसरे से अलग करने की अवधारणा है, जिसमें चर्च और राज्य अलग होंगे और चर्च राज्य में दखल नहीं देगा और राज्य भी चर्च के मामलों में दखल नहीं देगा। तो यह अवधारणा मूलतः इसका स्रोत पाश्चात्य जगत में है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी हो या नेहरू हो, सेक्युलरिज्म की प्रेरणा अगर उनको कहीं से मिलती है तो वो इस पाश्चात्य जगत के व्यवहार से मिलती है, जो कि उनका सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार है। और गांधी के बारे में बात करते समय हम अक्सर ये भूल जाते हैं या हम नहीं देखना चाहते हैं कि गांधी भी पश्चिम के उतने ही बनाए हुए हैं जितना वो पूर्व के बनाए हुए हैं। गांधी का जो पूरा मानस है वह उस मानस के निर्माण में पश्चिम का बहुत योगदान है। पश्चिम के विचारकों का, पश्चिम के विचार सरणियों का गांधी के निर्माण में काफी योगदान है, और ये एक अलग विषय है जिस पर कभी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम साधारण चलताऊ ढंग से बात करते समय भारत में एक विभाजन करते हैं, और वह विभाजन यह है कि गांधी तो दरअसल पूर्णतया भारतीय थे और उनकी जड़ें यही थीं, जबकि नेहरू पश्चिम के रास्ते आए थे और इसलिए नेहरू ने एक विकृति पैदा कर दी भारत में आकर। यह एक चलताऊ धारणा है, और मैं यह प्रस्तावित करना चाहता हूं कि आप गांधी की बनावट को अगर देखेंगे तो ये दिखलाई पड़ेगा कि गांधी की बनावट में पश्चिमी स्रोतों का उतना ही योगदान है। बहुत सारी जब बाहर मैं कह रहा हूं तो फिर बाहर और भीतर इस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन बाहर की बहुत सारी धारणाओं को गांधी ने ऐसा गूंथ दिया कि वे हमें भारतीय दिखलाई पड़ने लगी। तो यह भ्रम हमें होने लगा कि गांधी दरअसल किसी हिंदू परंपरा से उनको लेकर आए। मसलन सिर्फ एक उदाहरण आप ले लें, सेवा का उदाहरण, जो कि गांधी की पूरी विचार, उनका जो विचार है और उनका जो राजनीतिक अभ्यास है उसमें केंद्रीय स्थान सेवा का है। लेकिन इस सेवा को यदि आप भारतीय परंपराओं में देखेंगे तो भारतीय परंपराओं में सेवा नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। भारतीय परंपराओं में कुछ चीजें नहीं है, जैसे सेवा का भाव नहीं है, वैसे भारतीय परंपरा में पड़ोसीपन का भाव नहीं है। और इनको जो दूसरी जगह की परंपराएं थी वहां से, यानी सेवा की अवधारणा को गांधी क्रिश्चियनिटी से या ईसाइयत से लेकर आते हैं और उसका ऐसा भारतीयकरण कर देते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि वह तो जाने कब से भारत का ही था। तो यह गांधी की पद्धति है, और इसी तरह सेक्युलरिज्म को वो अपनाते हैं। और सेक्युलरिज्म को जब भारत में अपनाया जाता है तो संक्षेप में यह समझा जा सकता है कि मैं संविधान सभा की उन बहसों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो सेक्युलरिज्म शब्द को लेकर होती हैं, और जो उलझने और द्वंद्व सेक्युलरिज्म शब्द को, सेक्युलरिज्म की अवधारणा को लेकर संविधान सभा की बहसों में दिखलाई पड़ते हैं।
जिसमें यह भय दिखलाई पड़ता है कि अगर हमने सेक्युलरिज्म को अपना लिया तो शायद हम अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे और हम विपत हो जाएंगे उनसे। यह संविधान सभा के उन तमाम बहसों में दिखलाई पड़ता है। हम इसलिए संविधान जब स्वीकार करते हैं 1949 26 नवंबर को 1950 से लागू करते हैं तो उसमें प्रस्तावना में कहीं सेक्युलर नहीं आता है, लेकिन संविधान सभा की उन बहसों से बहुत स्पष्ट है कि भारत को एक सेक्युलर राष्ट्र ही बनना है। और यह भी स्पष्ट है कि अगर आपको डेमोक्रेसी बने रहना है, जिसको लेकर कोई दो मत नहीं है, तो आप सेक्युलर हुए बिना डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकते। अब इस पर फिर आगे हम बहस कर सकते हैं कि क्या नॉन सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, और पूरी बहस हो सकती है इस पर। लेकिन भारत जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और गांधी जिस साझेदारी की बात कर रहे हैं और भारत का उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन वहां पर सहमत है उस साझेदारी की भावना से, उसमें सेक्युलरिज्म के अलावा भारत का और कोई रास्ता नहीं है। फिर ये पश्चिम, या अगर हम पश्चिम में भी सेक्युलरिज्म का जो सबसे सख्त रूप है जो फ्रांस ने अपनाया, जिसको लाइसिटी कहते हैं, उससे अलग किस रूप में। और भारत के संविधान निर्माताओं ने यह तय किया और भारत के बाद के कानूनों ने भी यह तय किया कि भारत में धर्म की सार्वजनिक उपस्थिति से कोई बेचैनी पैदा नहीं होगी, जैसी बेचैनी आपको फ्रांस में दिखलाई पड़ती है। और इसलिए जैसा राष्ट्रीय चंद्रा अपनी किताब में लिखती हैं कि सिविक नेशनलिज्म में एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म का खतरा दिखलाई पड़ता है। तो सिविक नेशनलिज्म है फ्रांस का, इसमें कोई शक नहीं, सेक्युलरिज्म है, लेकिन फ्रांस जब उस सेक्युलरिज्म को लागू करता है तो वो आखिरकार एक क्रिश्चियन मेजॉरिटेरियन सेक्युलरिज्म लागू हो जाता है। भारतवर्ष में संविधान निर्माताओं ने इस तरफ सावधानी बरती और गांधी बहुत ही स्पष्ट थे इसमें कि राज्य किसी एक धर्म के रंग में नहीं रंगा होगा। अगर हम बहुत ही सरल ढंग से देखें तो गांधी ये कहते हैं कि आप 80% हैं आबादी के एक धर्म को मानने वाले, तो राज्य पर आपका रंग नहीं चढ़ेगा। कोई 10% है, आप 80% हैं, कोई 5% है, आप सबके नागरिक अधिकार और भारत पर आपका दावा बिल्कुल बराबरी का दावा होगा। कोई पहला नागरिक और दूसरा नागरिक, और पहला नागरिक और दूसरा नागरिक कहने में यह समझ भी है कि भारत में कौन सबसे पहले था, क्योंकि सारी गड़बड़ी यहां से पैदा हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं उद्गमवादी समझ कि भारत दरअसल गंगा की तरह किसी गंगोत्री से पैदा हुआ और वहां से भारत निकला। तो गंगोत्री पर जो है वह पहला भारतीय है और उसके जो वंशज हैं उनका भारत पर पहला हक है, और बाद में बिंदुओं पर जो जुड़ते गए उनका भारत पर दूसरा हक होगा, तीसरा हक होगा। गांधी इस बात को नहीं मानते हैं और उनके मित्र नेहरू भी इस बात को नहीं मानते। नेहरू का तो कहना यह है, जो जिस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं वो पैलिम्सिट है, कि दरअसल भारत एक परतदार, भारत की कल्पना अगर करें तो एक परतदार पांडुलिपि है जिसमें नीचे की सतरें ऊपर की सतरों से घुल मिल गई हैं और ये पता करना मुश्किल है कि कौन पहले है और कौन बाद में। तो पहले और बाद की बहस नहीं। इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक, अंग्रेजी में उसे आप कहें तो एक रिलैक्स्ड धर्मनिरपेक्षता है, वो टेंस नहीं है। उसमें धर्मों की सार्वजनिक उपस्थिति से कोई परहेज नहीं है, उससे कोई बेचैनी पैदा नहीं होती है राज्य को। और राज्य, मैं यह कहना चाहूंगा कि वो राज्य कोई सारे धर्मों से बराबर की दूरी पर नहीं है, बल्कि यह कह सकते हैं कि वो बराबर की नजदीकी पर है, यानी जिसको कहते हैं इक्विडिस्टेंस, कि वो हर धर्म से इक्विडिस्टेंस पर है। बल्कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता की कल्पना इस तरह की जाती है कि वह हर धर्म से, हर धर्म को उसमें उतनी ही कुर्बत का एहसास हो, उतनी नजदीकी का एहसास हो। यह गांधी की धर्मनिरपेक्षता है, या भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में जो धर्मनिरपेक्षता की धारणा विकसित होती है वह है। अब
क्या नेहरू की धर्मनिरपेक्षता इससे अलग है? और मेरी समझ बहुत स्पष्ट है कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता इससे अलग नहीं है। नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता पर जितना भी लिखा है, और उस पर भी काफी लिखा गया है। पिछले दिनों वायर में एक लेख नीरा चंदोक का प्रकाशित हुआ, और मैं अमित जी को कहूंगा कि अगर उस लेख को आप प्रसारित कर सकें इस के अंदर, तो नीरा चंदोक का वह लेख इसको बहुत स्पष्ट करता है कि क्योंकि वह लेख लिखा गया है जवाहर सरकार के लेख के जवाब में, और जवाहर सरकार फिर वही बात कहते हैं कि गड़बड़ इसलिए हो गई कि गांधी के सेक्युलरिज्म को छोड़कर नेहरू के सेक्युलरिज्म को अपना लिया गया, सारी गड़बड़ इसलिए हुई। और नीरा उसको स्पष्ट करती हैं कि वो क्या है। और यह नीरा ही नहीं, क्योंकि नेहरू के बारे में यह माना जाता है कि नेहरू दरअसल एक धर्मविहीन धर्मनिरपेक्षता की कल्पना करते हैं। और इस बात को बहुत लोगों ने कहा है, इस बात को आशीष नंदी ने कहा, इस बात को टी.एन. मदान ने कहा, इस बात को हिंदी में निर्मल वर्मा ने कहा, और वे सारे यह आरोप लगाते हैं कि दरअसल नेहरू ने भारतीय मन में एक प्रकार की रिक्तता पैदा कर दी, और उस रिक्तता में, उस खाई में सांप्रदायिकता का या विश्ववृक्ष पैदा हुआ। मेरी समझ इससे अलग है, और यह नेहरू के खुद सारे लेखन को देखकर और नेहरू के व्यवहार को देखकर, प्रधानमंत्री के रूप में व्यवहार को देखकर भी यह समझ मेरी बनी है। वह यह कि एक तो कि वह धर्म का निषेध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नेहरू की व्यवस्था में भी धर्म का निषेध नहीं है। नेहरू एकाधिक बार यह कहते हैं कि अगर किसी को पत्थर पूजने से सुकून मिलता है तो मुझे कोई अधिकार नहीं मिलता है कि मैं उसे कहूं कि पत्थर झूठ है और तुम्हारी यह श्रद्धा झूठ है। तो या आस्था या श्रद्धा या पवित्रता, कई लोग कहते हैं कि नेहरू दरअसल सेक्रेड को उन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया और सारा कुछ प्रोफेन कर दिया, और इसी वजह से दिक्कत पैदा हुई। मैं ये मानता हूं कि यह धारणा गलत है, और नेहरू की मिसरीडिंग नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि नेहरू के अल्प पाठ से पैदा हुई है कि आपने नेहरू को और नेहरू के निर्णयों को नहीं पढ़ा। इसलिए नेहरू जब प्रधानमंत्री के रूप में फैसले लेते हैं तो आप उनका कोई भी एक फैसला ऐसा नहीं दिखला सकते हैं जो धर्म की, धार्मिक परंपराओं की, धार्मिक आस्थाओं की पूर्णतया उपेक्षा करने वाला या उनका तिरस्कार करने वाला फैसला है। हाँ, वे गांधी के इस मत के साथ हैं कि भारत पर किसी एक रंग का धर्म नहीं चलने दिया जा सकता। वो ये कहते हैं कि हिंदू यहाँ बहुतायत में है, बहुसंख्या में है, इसलिए स्वाभाविक ही होगा कि हिंदू रंग हावी दिखलाई पड़े, और इसलिए वे कहते हैं कि हमें और सचेत होना होगा ताकि बाकियों का प्रतिनिधित्व भी इसमें दिखलाई पड़े। ऐसा न हो कि संख्या के कारण वह इतना हावी हो जाए कि बाकी किनारा कशी करने लगे। यह सावधानी बरतना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक सावधान धर्मनिरपेक्षता की वकालत नेहरू करते हैं, लेकिन धर्मविहीन धर्मनिरपेक्षता की वकालत नेहरू कभी नहीं करते। वह सिर्फ हिंदू धर्म का मामला नहीं है, इस्लाम का मामला नहीं है, ईसाइयत का मामला नहीं है, और इस पर खुद नेहरू को भी पढ़ा जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर और विस्तार से पढ़ना हो तो जिन्होंने काम किया है उसमें मैं दावत देना चाहूँगा आपको प्रोफेसर माधवन पालात, और उनका व्याख्यान में भेज दे सकता हूँ, क्योंकि यह आरोप लगाया जाता है कि नेहरू ने न सिर्फ सेक्रेड और पवित्रता और धार्मिकता को बहिष्कृत किया, नेहरू ने आध्यात्मिकता के किसी भी भाव को बहिष्कृत कर दिया, और ये फिर नेहरू के अल्प पाठ पर है। यहाँ तक कि अगर आप जो आरंभिक नेहरू की व्याख्यान है जो इंजीनियर्स एसोसिएशन और बाकी में दिया गया व्याख्यान है, तो उन व्याख्यानों को यदि आप पढ़ेंगे, नेहरू ये कहते हैं कि हमें साइंटिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां भी एक तरह का अंधविश्वास है, और एक पूरी दुनिया है जो जिसकी व्याख्या करने की हमें आवश्यकता है। तो उस और इसी वजह से वो विज्ञानवाद से सावधान करते हैं।
तो नेहरू को तर्कवादी, विज्ञानवादी आदि कहा गया है, लेकिन उन सब से अलग जो नेहरू का की चिंता है वह यह कि आप में एक प्रकार की संवेदनशीलता और जो सांसारिक सीमा है, जिसको मैं फिर कहता हूं ट्रांजैक्शनल रिश्ते, उन ट्रांजैक्शनल रिश्तों से बाहर निकलकर सोचने और विचार करने की हमारी क्षमता आती है कि नहीं। आध्यात्मिकता अगर यही नहीं है तो और क्या है, यह मैं नहीं जानता। इसलिए मुझे लगता है कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता गांधी की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, वह उसका एक तरह का विस्तार है। इस रूप में गांधी और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता को देखने की मैं कम प्रस्ताव करता हूं। तो मैं अमित जी से यह कह रहा हूं कि राजीव भार्गव का जो काम है धर्मनिरपेक्षता पर, सेक्युलरिज्म पर, और नीरा चंदोक के जो लेख है हाल में जो वायर में प्रकाशित है, आप उसको जवाहर सरकार के लेख के साथ भेज सकते हैं ताकि दोनों पक्ष पता चल जाएं। जो ताजा आलोचना है नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की, वह भी लोगों के सामने आए, और फिर उसका जवाब जो नीरा चंदोक देती हैं वह भी सामने आए। तो दोनों चीजें, और उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं। मैं आपका प्रश्न और विक्रम जी दोनों के प्रश्न के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर हम इसका कोई सीक्वल इस बातचीत का रखना चाहें तो उसमें उन दोनों प्रश्नों पर बातचीत से शुरुआत की जा सकती है, ताकि मुझे भी उनके बारे में सोचने का अवसर मिल जाएगा और ये टेलीविजन की बहस की तरह की बहस नहीं हो जाएगी जिसमें प्रश्न हुआ और तुरंत जवाब हाजिर है। तो मुझे उन पर विचार करने के लिए भी थोड़ा समय मिलेगा। अगर इस प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो हम इसको अगले चरण में, जो आप 30 तारीख को कह रहे थे या आगे कह रहे थे, उसमें हम ले सकते हैं, या जब भी आप कहेंगे तब हम ले सकते हैं। तो आज के सत्र का हम लोग समापन करने से पहले सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इतना समय निकाला और इस चर्चा से जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनको जो लाभ मिलेगा एक विचार करने के शुरुआती बिंदु का, कि हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आज जो बातें हैं उनसे पंथ निरपेक्षता पर बात हुई, आखिरी आदमी की पहचान की बात हुई, सत्य की पहचान की बात हुई, राम राज्य की एक अवधारणा जिसके खतरे हैं कि उसको मिसयूज ना कर लिया जाए, उसकी जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि राम राज्य को कैसे समझना है। ये मेरे ख्याल से आज की चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। और दूसरा, जो समझौते का एक कॉन्सेप्ट दिया सर ने गांधी के संदर्भ में, कि समझौते का जो मायने होना चाहिए कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का एक बेसिक रूल है, उसके कुछ मूल्य हैं, और एक संघर्ष को जो डिफाइन किया कि कैसे सत्य एक बार में अचानक नहीं आता है, वो धीरे धीरे प्रयोग से गांधी में प्रकट होता रहता है। इसलिए हमको हर बार अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना है। मेरा ख्याल है ये आज के संवाद के सबसे मुख्य बिंदु थे जिन पर आगे भी हम लोग चर्चा सर के साथ जारी रखेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर आपका कि आपने अपना समय दिया और हमारे समूह के लोगों को इस चर्चा से लाभान्वित किया। अगले सत्र के लिए समूह को मैं बता दूं, पहले से ही सर ने एक नाम सुझाया था और हम लोगों ने CSDS में है निशिकांत जी, उनके साथ अम्बेडकर पर चर्चा जनवरी माह के अंतिम रविवार को रखी है, तो उसमें भी सारे सदस्य उपस्थित होंगे। उसके बाद फिर हम सर से समय लेकर दूसरी चर्चा के लिए आगे का प्लान करेंगे। शुक्रिया सारे सदस्यों का भी जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। सर आपका फिर से एक बार बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू अमित जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। और मैं फिर इस किताब को दिखा दूं और मैं कहूँगा कि आपको यह किताब अवश्य ही, अगर आपके पास हो, गांधी एसेंशियल राइटिंग्स,
मैंने नोट किया सर इसका नाम। ग्रुप में ये एक पूरा जो आपने जितने रेफरेंसेस दिए हैं उनको एक 2 सारा दिन डाल में ग्रुप में इसका एक जिक्र करके डाल दिया जाएगा कि ये रीडिंग्स हैं जिनको हम आगे के विमर्श के लिए रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, एक विमर्श और रखा जा सकता है सर, जैसा कि श्री विजयी राम जी ने कहा कम्युनल अवार्ड, हाँ वो चीज रह गई, वह अनुत्तरित रह गया। हाँ बहुत तो जरूरी था और हम अगले लोग विमर्श अगले विमर्श में यदि इसको भी रख लिया जाए तो एक शेष लोग भी इसको एकदम क्लियर माइंडेड हो जाएंगे इस जी कम्युनल अवार्ड के बारे में। अवश्य। शायद विजयी राम सर भी यही कहने के लिए तो यही अपना करना माइक ऑन किए होंगे। नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। सॉरी विजय राम जी, कोई बात क्योंकि नहीं, अगली बार मिलते हैं। विस्तार इतना ज्यादा है बहुत कि ज्यादा जी, समझ सकते हैं जी सर। सबको इसमें लिया नहीं जा सकता, लेकिन इसको जरूर अगर अगली बार हम, और मैं हाजिर हूँ जब भी आप कहेंगे, मैं आपके साथ। नहीं सर, ये सबसे जरूरी चीज था जो चर्चा भी हुई थी और ये छूट गया। मतलब मेरा ख्याल है कि ये सबसे जरूरी चीज थी और अम्बेडकर के साथ तो बिल्कुल उस पर चर्चा जाने के लिए जरूरी थी। तो अगले सत्र में इसको अगली बार जरूर इसको रखेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। थैंक यू।